अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। मुख्तसर वक्त में आज कोशिश ये होगी मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुल्क की मौशी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करनी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान नासिर रियाज साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तज्ज़ियाकार की हैसियत से हम उनको यहाँ पर मदऊ करते हैं और जब भी मईशत के हवाले से ख़ास तौर पर मामलात के ऊपर गुफ्तगू होती है तो हम उनको हमेशा ज़हमत देते हैं। नासिर रियाज साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, बड़ी नवाजिश आपकी। वालेकुम अस्सलाम। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जी। खालिद नूर साहब सियासतदान हैं, बड़े अच्छे तज्ज़ियाकार हैं और मुख्तलिफ मामलात पर उनसे भी हमारी गुफ्तगू रहती है। आज उनको हमने यहाँ पर मदऊ कर रखा है। खालिद नूर साहब को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया खालिद नूर भाई आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नासिर भाई, अब ये जो सियासी सूरत हाल है जिसके हवाले से अभी ब्रेक के दौरान भी गुफ्तगू हो रही थी, मामलात हम देख रहे थे कि इससे पहले भी चल रहे थे। मैं देखता हूँ बार बार जब मईशत के मामलात को समझने की कोशिश करता हूँ, जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो उसके बाद फिर कोई ना कोई तजर्बा किया जाता है और उसका नतीजे में फिर हम जो कुछ तबाही हमने देखी है। अभी IMF के प्लान और ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी कर रहे थे तो वो वीडियो सामने आई जिसके अंदर जो वो फरमा रहे थे मौसूफ़ कि हमें IMF के प्लान में जाना होगा, महंगाई बढ़नी होगी, कौम को बता रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे। वो सारा एपिसोड जहन में आता है। क्या तबाही फेरी है। मैं भी ये देख रहा था गुज़िश्ता रोज़, इनके एक वो थे वज़ीर, वो आज छुप कर बैठे इंग्लैंड के अंदर। वो ये फरमा रहे थे उनका काम ये था लोगों पे केसेस बनाना, जो उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी, वजारत केसेस बनाने वाली उनके पास वो थी। तो बड़े साफ़ वो उन्होंने तमाम चीज़ों से वो मुकर गए, साफ़ इनकार कर दिया और उन्होंने बिल्कुल ऑल हैंड्स अप, बिल्कुल तमाम चीज़ें बता दी कि वो सारे जो मुकदमात बने थे, जो मुखालफिन पे बनाए गए थे, एहसान इकबाल पर, इन पर, राना सनाउल्लाह पे, वो सब झूठे केसेस थे। उसको कन्फेस भी कर रहे हैं। अब ये बताइए, ये सूरत हाल है, ये जवाब दे सकते हैं या आखिर उन तमाम चीज़ों का, या इनके जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई जवाब है इनके पास कहने के लिए? यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई आपने इनवाइट किया। यासिर भाई, बात ये है कि ये हम थोड़ा सा पाकिस्तानी या स्पेशली कराची वाले जो हैं, ये थोड़ा सा मेमोरी मैं समझता हूँ भूल जाते हैं जल्दी बातें, बहुत ज़्यादा। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा ये जो आपकी बात से कंटिन्यू करते हुए मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ 2016-17 में। ठीक है, पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन में था, इंडस्ट्रीज लग रही थी, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, बाहर से लोग आ रहे थे, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी, खुला हुआ माहौल था, कोई डॉलर की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इनको IMF को इन्होंने बाय बाय कर दिया था, उसकी सारी किस्तें दे। अचानक इनको कुछ ज़ाती मफादात के लिए कुछ लोगों को दर्द शुरू हुई और उन्होंने एक तजर्बा करने की ठानी कि हम ये जो है वो नया चेहरा सामने लाएंगे और नए तब्दीली को हम सामने लाएंगे। ये यहाँ से इब्तदा हुआ सारा। अच्छा, उस पर जो केसेस बनाए, अब वो आपने जिस तरह अभी फरमाया कि वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने सारी खोल के सामने दिखा दी हैं कि उनके अपने मुंह से कहलवा रहे हैं सारी बात। अल्लाह ताला ने ये कि ये सब जाली केसेस बनाए थे और उसका कोई वजूद नहीं था। हम उस वक्त भी कहते थे कि देखें, हम मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं एक इंडिपेंडेंट मतलब पाकिस्तान की हम बेहतरी चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, सब चाहते हैं बेहतरी, लेकिन हर किसी का थोड़ा वे ऑफ जो है वो थिंकिंग डिफरेंट है और किस तरह से वो सोचता है, हालात को किस तरह तजिया करता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो केसेस बनाए उससे क्या हुआ कि जो बेहतरी के लिए भी, जैसे कुछ ऐसे गैस टर्मिनल्स वगैरह बनाए वो बेहतरी के लिए बनाए थे, बिजली घर वगैरह लगाए वो बेहतरी के लिए लगाए गए थे। देखिए, लगाने के बाद उसके आगे सेकंड फेज था डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, सारा कुछ करना था। एक आपने एक प्लांट लगाया तो उसके आगे खपत का उसकी मार्केट बनानी जैसे होती है, तो वो उस वक्त तक उसको लपेट दिया, सारा सिस्टम लपेट दिया, तो वो सारा एज इट इज़ रह गया। अब वो उन्होंने कहा जी ये तो हमारे सर पे चढ़ गए, IPP सर पे चढ़ गए और सारा वो ज़ाहिर बात है फिर सर पे चढ़ना था उसके, क्योंकि आगे का सिस्टम जिसका विजन जा रहा था, जिसने उसको लेके चल रहा था, जो एक सिस्टम, जो एक टीम थी जो लेके चल रही थी, उस टीम को आपने कोलैप्स करके मुंह के बल गिरा दिया और उसको अंदर डाल दिया झूठे केसेस में। तो उसके बाद जो दूसरी टीम है उसको बज़ाहिर कुछ पता नहीं था उसको कि किस तरह करना है। अच्छा, वो कुछ अर्सा तो जिस तरह आप किसी गाड़ी को आप टॉप गियर पे चला रहे हो, अचानक उसको न्यूट्रल कर दें तो बज़ाहिर तो गाड़ी चल रही होगी, लेकिन एक्चुअली वो आहिस्ता होती जाके खड़ी हो गई गाड़ी। यही
वही हुआ 2019-2020 के दौरान जो है इन्होंने जो सारे कर्जे ले लेके मुल्क चलाना शुरू किया। इनका ख्याल था बाहर से डोनेशंस वगैरह मिलेंगी, वो नहीं मिली। अबू धाबी वाला भी छोड़ के चला गया इनको, सऊदी वालों ने भी मुंह फेर लिया, टर्किश वाले, चाइना वाले, इन्होंने सीपैक का जो हाल किया वो सबके सामने अथॉरिटी बना के, तो वो उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम में आ गया उसमें। ये कोई कुदरती, कोई मैं समझता हूँ कि इनके लिए बेहतरी हो गई कि कोरोना यहाँ पर आ गया, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा चांस मिल गया और ये कुछ एक्सपोर्ट्स वगैरह इनकी बेहतर, चूंकि ऑर्डर्स आ गए। तो जो क्लेम करते हैं ना कि हमारी कोई प्लानिंग कोई नहीं थी, पूरे रीजन की मार्केट्स बंद पड़ी थी, ये मार्केट चला रहे थे ना चाहते हुए, तो ऑर्डर्स यहाँ पर आ गए। यहाँ गए ऑर्डर्स, तो इनको वो 1 आध साल 2 साल उनको बेहतरी हो गई। नहीं तो एक्चुअली ये 2020-21 में ही कोलैप्स कर जाना था सारा सिस्टम, क्योंकि 50 अरब डॉलर के जो कर्जे ले लिए थे, रीपेमेंट उसमें से 9 अरब डॉलर की थी, तो वो सारा सर पे आ गया था वो सारा मामला। अब ये अच्छा, फिर इन्होंने मौसूफ ने आके जिस तरह आपने बात की, फरमाया कि हमें IMF में जाना पड़ेगा, चूंकि और कोई फिर चारा नहीं था। तो ये IMF में आज जो क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग कि ये IMF में जा रहे हैं पाकिस्तानी, ये आप वीडियो आपके पास लाइव मौजूद है, मेरे पास भी है, हर किसी के मोबाइल फ़ोन में मौजूद है। मौसूफ फरमा रहे थे कि आज से 3 साल पहले कि हमें IMF में जाना होगा, और IMF में लेके गए वो, और लेके गए और उन्होंने साइन किए, उल्टे सीधे किस्म के साइन सारे कर दिए, हर चीज़ मानी उनकी, और उसको फिर डिनाई कर दिया। तो IMF उससे नाराज हो गया इनसे। उन्होंने कहा कि ये आप जो गवर्नमेंट लेवल पे आप कुछ कमिटमेंट करते हैं और वो उस कमिटमेंट को आप जो फुलफिल नहीं करते, तो वो जाहिर बात है IMF की अपनी टर्म्स होती हैं, वो देखते हैं भाई कि हम पैसे देंगे तो आप वापस कैसे करेंगे, तो वो वापस लेने का तरीक़ेकार वो कहते हैं ये तरीका है, जो आपका जो करंट रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं है कि हमें वापस कर सके, तो आप इसमें मजीद टैक्सेस लगाएं ताकि हमें पैसे वापस भी दें। तो उन्होंने उससे डिनाई किया, उसमें वो नहीं दे सके, तो उसकी वजह से फिर IMF को जब ये इंटरम गवर्नमेंट आई, जो मिफ्ता साहब की आई और बाकी, उन्होंने बड़ा मुश्किल इसको लेके इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई चली। फिर एक पूरी हिस्ट्री है ये पाकिस्तान अभी जो हम सर्वाइव कर गए, ये कोई आसान नहीं था। अब हम रोना रोते हैं कि अभी बड़े टैक्सेस लग गए हैं, बिजली पे टैक्स लग रहे हैं, IMF के कहने पे ये हो रहा है, IMF बजट है, तो क्या करें। आपके जो हमारे जो तजर्बे के जो तब्दीली का तजर्बा था उसने हमें इस काबिल पहुंचा दिया है, तो हम आज उस चक्कर में फंस गए। नहीं तो हम तो निकल गए थे। 2016-17 में आप उठा के देखें, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। 108-106 का रुपए का डॉलर था या 110 रुपए का डॉलर था, और वो एक जगह स्टेबल था। इवन देखें आज 1 साल होने को आ रहा है, डॉलर वही 280 पे ही रुका हुआ है। आप देखें अचीवमेंट है ये। अच्छा, ये चीज़ें हम लोग समझ नहीं थी, लेकिन जो बड़े बहुत जो डीप माइंड वाले हैं, आप देखें स्टॉक मार्केट क्या परफॉर्म कर रही है। कुछ भी कह लें, ठीक है, आप वो बोलें कि इसमें ये है वो, लेकिन एक्चुअली इन रियल टर्म में कह तभी 80,000 को क्रॉस किया ना उसने। बजट भी इसी हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन किया कि उसमें एक ख़ास ऊंचे तबके के ऊपर थोड़ा टैक्सेस लगाए हैं, लो उस पर नहीं किया। ठीक है, उनको सेल टैक्स को ब्रॉड बेस करना पड़ा, उसमें हॉस्पिटल सर्जिकल आइटम्स हैं और भी कई चीज़ें हैं, कुछ ताजी दोस्त नए टैक्स स्कीम्स वगैरह की हैं, लेकिन वो सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी है। अब उसमें अब IMF के आप फंस गए, अब जंगल में जो निकले हुए थे, अब दोबारा ट्रैक पे लाना यासिर भाई थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। जी, और कोई और तजर्बा ना किया जाए, ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। एक इसमें एडिशन मैं बस एक थोड़ी सी कर दूँ, इस वक्त ज़रूरत जो इनकी है वो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जहाँ ये टैक्स लगा रहे हैं, देखें टैक्स दुनिया भर में हम उसको हम एज अ ताजिर कहते हैं ठीक है डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, थोड़ा टैक्सेस हो वो उसमें एतराज़ नहीं, लेकिन ये अपने खर्चे जो है ना और अपने आप को चेक एंड बैलेंस, जो स्पेशली FBR, आप उनको बहुत ज़्यादा जब राइट देंगे तो आप ये देखिए टैक्स तो चलो होता है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल दोस्त माहौल, ताजिर दोस्त माहौल भी होना चाहिए कि फर्दर इन्वेस्टमेंट्स भी तो चाहिए। तो FBR को और इनको आपको उनके इख्तियारात को ज़रा टाइट करें, इसलिए कि इस वक्त वो मुंह खोल के बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो मतलब आई एम सॉरी टू से कि ये इस वक्त बहुत बुरी हालत है। FBR को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस वक्त, उनके राइट्स कम करें। इसी तरह जो अपने खर्चे जो काफिले चलते हैं एक वज़ीर के पीछे, एक ऑफिसर्स के पीछे, जो 18-18, 20-20 गाड़ियों के और बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ियों के उनके पेट्रोल वगैरह सारा कुछ लगता है, तो उस पर जो पुलिस वगैरह का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, उनको सबको इनको कर्टेल करना पड़ेगा, बहुत कम लेके आएँ अपना। ये मैं समझता हूँ अगर वही कम करें तो हमारा ख्याल है कि 3 से 4 हज़ार अरब रुपए बच सकता है इसमें। तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर इतना टैक्सों का इतना सख्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्यार मोहब्बत से सारे मामले निमट सकते हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है।
खालिद भाई अब ये फरमाइए, मैं अभी तस्करा कर रहा था कुछ देर पहले, ये तो तबाही है ना जो सियासी और मुआशी तबाही लेकर आए। दूसरी एक और तबाही, क्योंकि आप तो नौजवानों की तंजीम आपकी है, उनके लिए काम करते हैं, वो जो सोशल फैब्रिक था वो भी उड़ा के रख दिया बच्चों की। ऐसी वही मैं याद आ रहा था जब मैं वो सुन रहा था उनको, शहजाद अकबर साहब को जो फरमा रहे थे कि हमने झूठे केसेस बनाए हैं उन पे, एहसान इकबाल पे, तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया जिसमें वो बच्ची अपनी ख़ानदान के साथ जो है वो गालियाँ निकालना उसने शुरू कर दी थी। तो अब आप जाके ये बताइए, ये इतनी अखलाकी जुर्रत करेंगे कि उनके घर वालों को जाकर बताएं, अपने जो ये मानने वाले इनको ये समझाएं कि ये जो हमने सब किया था ये एक ड्रामा था और ये जो चोर चोर के नारे लगाए थे ये सब हमारे प्लान का हिस्सा था? करेंगे इतनी अखलाकी जुर्रत? ज़रा ये फरमाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई मैं मशहूर हूँ आपका, K21 ने मुझे मौका फ़राहम किया। आपका सवाल ज़ाहिर सी बात है कि ये जो फुकदान आया माशरे में, बिलखुसूस पाकिस्तान में, कि अदब ख़त्म हो गया और चोर चोर नारे लगाना मस्से का हल नहीं है। देखिए, अगर आपने किसी के चोर कहा है तो फिर साबित करना भी ज़रूरी है। बहतान इस्लाम में शदीद बहुत बड़ा गुनाह है। तो अब भी बच्चों की जो तरबियत ना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और जब हमारे सियासतदान एक मुल्क के लिए असासा होते हैं, एसेट होते हैं, अगर वही अगर इस तरह की फजूल बातें करेंगे तो ऐसी बात निचले लेवल पे तो माहौल ख़राब होता है। लेकिन ये है कि अगर मौसूफ ने, शहजाद अकबर साहब की आप बात करें कि अगर उन्होंने अपनी गलती मानी है तो ये बड़ेपन का मुजाहरा है, लेकिन ये ज्यादती की उन्होंने। नहीं, वापस आकर मानना पड़ेगा ना, और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वो फेस करने पड़ेंगे यासिर भाई। लेकिन ये कि बनाना रिपब्लिक है, किसी के खिलाफ केस बनाया, उसको काल कोठरी में डाल दिया और वहाँ जाके हाथ साफ करके वहाँ चाय पीते हुए कह रहे हैं तो आप वजह कह रहे हैं, एक साल आप वजह कह रहे हैं, लेकिन वजह ये है कि अब इस तरह का कानून बना देना चाहिए कि अगर किसी की कोई पगड़ी उछालता है तो उसको सजा भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया आपने चोर चोर के नारे लगा दिए और उस पर नाजायज़ मुकदमात भी बना दिए, बाद में 1-2 साल बाद आपको होश आ रहा है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। ये बड़ी ज़्यादती है। अब इस मुल्क को हमको आगे लेके चलना है। अगर मुल्क को नहीं लेके चलेंगे तो इसी तरह फुकदान रहेगा। अब IMF की हम बात करते हैं, IMF एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन ना चाहते भी हमें मजबूर है हम, क्योंकि अपने पूरी दुनिया के साथ मुआहदे किए हुए। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्टर होते हैं तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? तो अभी प्रोग्राम में वक्फे के दौरान एक हम वीडियो देख रहे थे जी, तो बड़ी शर्मनाक बात है ये तो जी, कि वो मौसूफ ने खुद ही IMF को दावत दी और कहा कि हमको जाना पड़ेगा मजबूरन। जी, कौम के सामने आकर ये रोजाना एक तो ये भी तो सिलसिला था। बिल्कुल, लेकिन वजह ये है कि अब जो भी गलतियां हो गई हैं उसका इरादा है कि मिल बैठ जाएं। अब भी अपनी कोताही जिसकी के साथ भी हुई है, जिससे भी किए, मिल बैठ कर अब भी आइंदा गलतियों से ना करने की हिम्मत और जुर्रत करें, और अगर किसी से गलती हुई है तो अपना दिल बड़ा करते हुए अपनी गलती माने और कौम को लेके चलें। अब इलेक्शन बार बार ना इलेक्शन हो सकते हैं मुल्क में, ना फॉर्म 45 ना 47, ये कोई मसले का हल नहीं है। आम आदमी यासिर भाई बहुत परेशान है। आप कराची में देखें ना, 2-3 रोज से गर्मी पड़ रही है, कितना बड़ा फुकदान है। अगर के इलेक्ट्रिक अगर सही हो जाए तो अगर पूरी दुनिया में सऊदी अरब वगैरह मुख्तलिफ ममालिक में 50-50 सेंटीग्रेड भी चले जाता है, लेकिन यहाँ कोई पॉलिसी सारी नहीं है। अभी आइंदा इंशाल्लाह बारिशें होंगी, आप देखिए शहर का क्या हाल होगा। बिल्कुल सही। और हुकूमत सिंध तो नजर ही नहीं आती है। ये हमारी बदकिस्मती है कि पूरे पाकिस्तान में पंजाब वाले तो तरक्की कर रहे हैं, कराची में कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल सही। अगर ब्यूरोक्रेट्स की आप ले लें बात, तो ब्यूरोक्रेट्स भी इल्ला माशाल्लाह ही है। बिल्कुल सही। सिफारशी निज़ाम या पैसों का निज़ाम। बिल्कुल ठीक है। तो यासिर भाई ये हमें अब मिल के काम करना पड़ेगा। अब मैं आपके तवज्जो से अपने मुल्क के इदारों से भी इल्तिमास करूँगा, खुदा रहे इस मामला में, करप्शन के मामला में भी आप इन्वॉल्व हो और इनको सजाएं दें। नहीं, करप्शन के मामला में तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व हैं, मुकम्मल इन्वॉल्व हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, अलबत्ता ये एक मसला नहीं है। अब उनको इदारों को चाहिए ख़त्म करें, सजाएं दें। अब जैसे FBR के भाई ने कहा बेलगाम इख्तियार दे दिए गए। एक आदमी अगर टैक्स देना चाहता है उसको फैसिलेट करें। आप फाइलर अगर बनाना चाहते हैं, आप फाइलर की मुख्तलिफ मामला हैं, आप बिल्कुल करें, लेकिन ये तरीका कार देने के लिए कुछ नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है। लेने पे जोर बहुत है, देने के लिए कुछ नहीं। और यासिर भाई दूसरी बात है, कभी सिम बंद करने की धमकी, कभी NIC ब्लॉक, ये कहाँ रह रहे हैं हम लोग? क्या मामला था? आप मिल बैठ के कोई सोल्यूशन निकालें, सिंप्लीफाई करें इसको। इस तरह तो मामला नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा। और ये निचले लेवल पे कमिश्नरी निज़ाम के तहत प्राइस कंट्रोल में भी होना चाहिए। या तो कोई फुकदान ही फुकदान है।
ऊपर से लेके नीचे तक लोग नीचे तक, साला जी, जी। साल टैक्स देते आए हैं, हर तबका हर शख्स टैक्स भी दे रहा है, लेकिन उसके बाद नतीजा ये है कि ना पीने के लिए साफ़ पानी है, साफ़ तो छोड़ें पानी ही नहीं है, साफ़ तो दूर की बात है। और यहाँ कराची शहर के अंदर जैसे मैं देख रहा हूँ जगह जगह, अब आप दिन में निकलते हैं ना, दिन में रात में कभी भी आप निकलें तो बहुत एहतियात रखें। कभी किसी इलाके में आपको एहतजाज नज़र आएगा, सड़कें ब्लॉक नज़र आएंगी, किसी भी कोई इलाका ऐसा नहीं है कि फेडरल भी एरिया में हो रहा है, उधर हो रहा है, हर तरफ देख रहा हूँ यासिर आप बजा कह रहे हैं, परसों भी इतना एहतजाज थे मुख्तलिफ, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, पूरे शहर में ये आ रहे हैं, कहीं निकलते हैं 100-200 आदमी पूरे रोड ब्लॉक कर देते हैं, 40 टेम्परेचर में आप गाड़ी में फंसे रहे आज हैं, भी 3 है, घंटे 4-4 आज घंटे। भी आज भी है जी, आज भी एक रिलीजियस जो है ना वो उसमें जो है बिजली के मसाइल, एहतजाज पानी है। के मसाइल, जो आम आदमी बेचारा गाड़ी में सवार होता है, बच्चे होते हैं, वो भी तकलीफ में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि जिनका एहतजाज है वो भी मुनासिब बात है, लेकिन ये कि अवाम हर जगह रुल गई करे है, तो क्या करें, बिल्कुल ऐसा ही है। दरमियाना तबका हर जगह रुल गए, तो बहरहाल ये बेशरम हुक्मरान है, देखिए इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे कि मुल्क की खिदमत कर सकें। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, देखिए मिल बैठ के बात वहाँ हो सकती है जहाँ पर आपको कि दोनों पार्टियाँ चलो कोई लाशऊरी तौर पे कोई वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाए या सही तो चलो वो अपनी गलतियों को, लेकिन आज हमें ये बात सारी समझ आ गई है और सारे के ये इसमें जो इनका सोशल मीडिया जो है वो सारा जो वो पड़ोसी मुल्कों से सारा वो बैकअप लेके अमेरिका से चल रहा है, इधर से चल रहा है, उधर से चल रहा है सोशल मीडिया, और वहाँ से पूरी इनको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट आ रही है। क्यों आ रही है? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी सोचना चाहिए कि ये उनको ऐसी क्या पड़ी है कि वो इस पार्टी के इतनी ज़्यादा सपोर्ट करें, और सोशल मीडिया ने हाइप इतना क्रिएट कर दिया है कि वो अपने आप को मेजॉरिटी शो कर रहे हैं उसमें कि हमारे पास तो 70-80% पाकिस्तानी कौम इनके साथ है। तो वो ये सोशल मीडिया को इनको जो है वो कर्टेल इसमें देखना चाहिए कि ऐसी पार्टी के साथ क्या बात हो सकती है जो जिसको बाहर से सपोर्ट आ रही है। और पहले भी फॉरेन फंडिंग का केस तो खोलें कम से कम, पता तो चले फॉरेन फंडिंग आई कहाँ से, वो ओपन सारा कुछ है कि ये, और उसको बताएं कि भाई ये किस किस मुल्क से इनको फंडिंग आ गई थी और ये पार्टी खड़ी कैसे की गई और किस तरह से पाकिस्तान को किस लेवल पे पहुंचाना चाहते थे। देखिए ये बड़ा नाजुक मामला है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं एक और बात कहता हूँ, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई मेजॉरिटी की हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी इंडिया में काली माता को पूजने वाले मेजॉरिटी में है, तो इसका मतलब है मैं उनको काली माता को पूजने लग जाऊँ। मैं अगर माइनॉरिटी में तो भाई मैं नहीं समझता उसको सही, तो मैं नहीं पूछूंगा। तो ये इट्स मेजॉरिटी, इट्स नॉट कि भाई आपने अगर कोई हाइप क्रिएट करके किसी को सोशल मीडिया की वो जो है उसको प्रोपेगेंडे के थ्रू आपने इसको मेजॉरिटी क्रिएट कर दी है तो इसका मतलब है कि दे आर राइट एंड अदर पार्टीज रॉन्ग। नहीं, ये इसको सोचना चाहिए, ये हमारे जो करता धरता है उनको कि भाई ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। अब उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप इतनी बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें, अपने आप को इस कदर बेहतर परफॉर्म करके दिखाएं कि अगला उनका प्रोपेगेंडा खुद ही दम तोड़ जाए। प्रोपेगेंडे का जवाब प्रोपेगेंडे से नहीं दिया जा सकता, वो उसको उसके रोकने के लिए सही कई सॉफ्टवेयर भी इन्होंने इंस्टॉल किए हैं सारा कि भाई इसको ख़त्म करें इस मामले को और उसको वक्त से रोकें। लेकिन उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करें। जैसे अगर पंजाब में, जैसे भाई ने कहा पंजाब में परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है, वो अपना परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, लेकिन वो लोग फिर भी चलो हमें सिंध में भी बहुत परफॉर्मेंस करके दिखानी चाहिए। देखें इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पे कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो सिंध में इन्वेस्टमेंट बहुत पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट को इसमें फौरी तौर पे पॉजिटिव देखना चाहिए स्टेप्स। उनको समझना चाहिए कि उनकी जो आज अगर 900 अरब रुपए का कोई इनका रेवेन्यू वो बजट बनाते हैं डेवलपमेंट का या किसी चीज़ का, कल कोई 9,000 अरब का सिंध से बन सकता है। बिल्कुल सही। सिर्फ इनको 2-3 साल इनको ओपन हैंड दें और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ दें बेहतर। देखें ये हुक्मरान ही दे सकते हैं, चेंज ऑलवेज कम फ्रॉम पावर। तो वो जब ये लेके आएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो और इंडस्ट्रीज़ बने। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, एफबीआर को कंट्रोल करें। एफबीआर का देखें आप, एक और चीज़ है 60% जो रेवेन्यू है वो तो आपको डायरेक्टली टैक्सों से आ जाता है, जो 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 दूसरे टैक्सेस लगाए होते हैं उसमें ऑडिटिंग और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये 40% के लिए पूरा एफबीआर बिठाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसी तरह से जो जैसे कस्टम हाउस से टैक्सेस वगैरह सारे डायरेक्टली आ जाते हैं, उसमें कोई वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो कहने का एफबीआर को बहुत कंट्रोल करें, लगामे दें इनको। और ये जो अब मेरे पास अभी कई केसेस आए हैं, वो अजीब अजीब किस्म के नोटिस निकाल रहे हैं। आप यासिर भाई, एक जायदाद है, दादा ने अगर वो बाप को दी, बाप से पोते पे आ गई है,
तो पोते से पूछते हैं कि दादा का वेल्थ स्टेटमेंट लेके आओ, 1980 का या 1975 का वेल्थ स्टेटमेंट लेके आओ कि उसमें ये जायदाद है नहीं। इस टाइप के जो बेवकूफ़ाना किस्म के सवाल, और उसमें फिर अपना वही अपना सिस्टम बनाने के लिए वो जो है वो ये गलत कर रहे हैं। ये मैं आपको देखिए हर जगह आपको इसी तरह के लोग नजर आते हैं। यही हमारा सबसे, आप एयरपोर्ट के ऊपर चले जाएं, आपको रोककर अजीब अजीब सवाल करना शुरू कर देंगे, क्यों आए हो यहाँ, किस लिए आए हो, फलाना। मैं देखता हूँ कि ये किस किस्म के लोग जो है इन्होंने भर्ती कर रखे हुए हैं। सर 3 फ्लाइट आ जाएं तो कराची एयरपोर्ट जाम हो जाता है। हालांकि 3 मिनट के अंदर 3 फ्लाइट उतरती हैं दुनिया भर के हर एयरपोर्ट पे, ठीक है, चाहे आप दुबई उठा लो, जद्दा उठा लो, वहाँ तो कोई सिस्टम जैम नहीं होता। उन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम उसको मैनेज कर दिया, उसमें आपको पढ़े लिखे PhD टाइप के बंदे इन्वॉल्व के वो हर स्टेज को किस तरह। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा चेक है, इधर चेक कर रहे हैं, उधर चेक कर रहे हैं, उधर चेक कर रहे हैं, उधर चेक कर रहे हैं। ऐसे एयरपोर्ट नहीं लग रहा, बंदा लगता है पता नहीं किसी के जेल खाने में जा रहे हैं कहाँ। ऐसे नहीं है सिस्टम। आपको एक बड़ा खुला माहौल दिखाना होता है, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको दिखाना पड़ता है वी आर वेरी ओपन माइंडेड, और बड़े हंसमुख हैं सारे। यहाँ तो वो हर बंदा डरा सहमा पड़ा है, एयरपोर्ट में जा रहा है तो दिल धड़क रहा होता है, अल्लाह खैर करे कि कहाँ जा रहे हैं। आगे वो गन लगा के बैठा हुआ है, आपके ऊपर खड़े मचाने बनाई हुई है। इस तरह नहीं है सिस्टम। इस तरह दुनिया भर में इमेज क्या देंगे? कोई अंग्रेज कोई आएगा वो कहेगा ये काम है, एयरपोर्ट में हूँ, यहाँ चेक वहाँ चेक, आगे वो गन लगा के बैठा हुआ है। ऐसे नहीं सिस्टम। इस तरह वाकई मसला बहुत से लोग बताते भी हैं कि जाने वाले बेचारे नहीं, मतलब मैं अभी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो हमारे एक अजीज से भी, मैं उनको एयरपोर्ट छोड़कर आया तो उसको बंदूक लगाकर वो पूछते हैं किधर जा रहे हो, तो उसने कहा यहाँ लोग किस लिए आते हैं, यहाँ पर लोग और भी कोई काम करने आते हैं, या कोई क्रिकेट का मैच है या ऐसे है कोई यहाँ पे और भी कोई काम हो रहा है आने जाने के अलावा। हाँ। तो ये किस किस्म की हरकतें हमारे लोग करते हैं, ये वफाकी इदारे हैं और ये अल्लाह रहम ही करे। अभी मैं आपको जैसा इसके मेरी बहुत ट्रैवलिंग हुई है पीछे, तो बोर्डिंग स्टेज तक जो है वो ओपन है जगह। जी जी, बोर्डिंग स्टेज तक ओपन है, बिल्कुल हर जगह पूरी दुनिया में ऐसा ही है। यहाँ तो वो ऐसा अंदर फिर चेकिंग, वो रश लगा है इस वक्त, वो रश लगा है। आप सोच एक जगह मैंने लैंड किया तो हमारे दोस्त से मुझे रिसीव करने के लिए वो अंदर तक आ गए जहाँ लगेज क्लेम कर रहा था। मैं हैरान हुआ, मैंने बड़ी हंसी भी आई। मैंने कहा ये हमारे यहाँ होते तो आपको, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बंद करते 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 वो एयरपोर्ट कराची का ख़ास तौर पे, अब मेरा ख्याल है स्टार गेट के पास आपको रोक लेंगे कि बस अब यहीं रुक जाओ, यहाँ से पैदल जाओ। अजीब अजीब आप देखे तजर्बे करते हैं। आसान तौर पे मुसाफिर का ना वो करना चाहिए, लोग ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हैं, कोई किसी मजबूरी में है, कोई किसी में मुल्क का नाम रोशन हो। जी, कुछ लोगों की वजह से ना पूरे इदारे बदनाम हो जाते हैं, लेकिन ये कि वाकई बदकिस्मती है कि बहुत से लोग इतने सवालात से खौफजदा हो जाते हैं कि एयरपोर्ट में जाते हुए ना उनका हाल बुरा होता है। और आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, एयरपोर्ट इज अ फर्स्ट इंप्रेशन। जो कोई लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, इज अ फर्स्ट इंप्रेशन, और वो उसको आपको बहुत खूबसूरत। देखें आप सिंगापुर का एयरपोर्ट टॉप ऑफ द लाइन, वो उधर उसमें इतनी फैसिलिटीज दे दी हैं। दुबई के एयरपोर्ट देखो, और दुनिया भर के ऐसा खूबसूरत बना दिया कि बंदा लगता है ये मुल्क पता नहीं क्या होगा। एयरपोर्ट ऐसा है तो अंदर कैसा मुल्क होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप कहीं जाएं, दोहा जब हम जाते हैं, इधर जाते हैं, तो पहला तासुर जो होता है वो ये देखकर होता है कि ये कितनी डेवलप दोहा का एयरपोर्ट देखें, और अभी यहाँ पर आए आप जाके देखें, इसको खुदारा जल्दी आउटसोर्स करें, इससे जान छुड़ाएं, इन लोगों से भी हमारी जान छुड़ाएं जी। तो ये बड़ा चक्कर है जी। अब बेनिफिट तो कोई भी नहीं है, लेकिन टैक्स लेने की जो बात होती है, और इस तरह का खास तौर पर रवैया जब होता है तो आदमी सोचता है कि मैं किस जगह रह रहा हूँ। जी खालिद भाई, अब बताइए आप। यासिर भाई, ये वाकई बदकिस्मती है कि हम किस जगह रह रहे हैं, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों ने जो ये मुल्क बनाया था ना, बड़ी कुर्बानियों से बनाया था, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन ये खराबी जो हुई है ना, इसको हमने ही दुरुस्त करनी है। और अगर आप जैसे लोग आगे आए, भाई जैसे लोग आगे आए, तो मसाइल का खात्मा हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये कि चंद लोगों ने आज़ादारी कायम कर दी है, यरगमाल बनाया हुआ है, और यरगमाल बनाया हुआ। सेकंड ये कि बहुतान तलाशी, और ये अब ये रवैया, और मैं कहता हूँ अगर फंडिंग हो रही बाहर से सोशल मीडिया की, तो यकीन माने यासिर पे लटका देना चाहिए, लटका देना चाहिए। अभी 2 दिन इनको पहले की बात है, ये जब पकड़े गए थे, बिल्कुल वजह कह रहे हैं, तो वो फौरन से उन्होंने बता दिया कि हमारा तो वो किसी से भी ताल्लुक है, वो तो अमेरिका से चलाया जा रहा है, पार्टी से भी ताल्लुक हो, उसको लटका देना चाहिए। ये मिसाल बनानी चाहिए। इस तरह मुल्क चल नहीं पाते हैं। देखिए, अगर हर जगह अगर हमने इस्लाहत करनी है ना, तो सबसे पहले अपने मुल्क के जो दुश्मन हैं उनका खात्मा करना जरूरी है। बिल्कुल सही है। अब पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है और नौजवानों की भी, कि बाद में आपका मुस्तकबिल ख़राब हो तो उससे पहले आप एहतियाती तदाबीर करें। आप भी ऐसे भी नौजवान है ना,
आप भी तो, आप जैसे कितने लोग हैं, थोड़े बहुत नौजवान रह गए बस नहीं आप जैसे लोग भी तो है ना, मुल्क के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, मुल्क के लिए सोच रहे हैं ना। तो नौजवानों को भी आपकी तरफ से कहूँगा कि देखिए, किसी की आप अगर सियासी पार्टी एजेंडा में शामिल होते हो, लेकिन मुल्क को सोचें। इतने से बच्चों को एजुकेट करें कि गालियां बको और ये करो ये बहुत बुरी ये बात कितनी है। बुरी बात है। बात अच्छा, नहीं। कल को वो बच्चे, ये जो बड़े एजुकेट कर रहे हैं इनको, कल को वो बच्चे जैसे बड़े होंगे तो अपने बाप माँ को इसी तरह से गालियां इसी से बकेंगे। पुकारेंगे। और आप ये देखें तरबियत वो नजर आ रही है। हाँ, सोशल ये मीडिया हो पे रहा है आया है कि जगह जगह ऐसे ही। उसके पॉलिटिकल बेस पे वो बाप को गालियां बकता है, वो छोड़ बिल्कुल, जाता है उसको, वो वापस पलट के आ रहे हैं जो और हरकतें वो की थी। सारी तहजीब, अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं बड़ा इसके ऊपर सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता था। गुज़िश्ता रोज़ भी एक मेंबर पार्लियामेंट खड़ा होता है, वो अपने लीडर को खुश करने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस जिस किस्म के उसने जुमले इस्तेमाल किए हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और उसको बड़े मजे से इन्होंने उसको और वो सोशल प्रमोट मीडिया के किया जो उनके लौंडे हैं वो उसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चला रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। देखो कितना खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल किया है, जबकि वो वर्ड मैंने उसको जब रिपीट किया कि ये वर्ड इस्तेमाल किया तो उल्टा मुझे पड़ गए कि आप ऐसी लिख रहे हैं। मैंने कहा जिसने वीडियोस लगाई हैं आप उसको नहीं पकड़ते हो? कमाल ये आपने तरबियत की, और आपके ये जो लीडर हैं, ये जो आपके नुमाइंदे हैं, ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर खड़े होकर इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने पूरी सियासत की अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया कि कोई शरीफ आदमी अब अपने बच्चे को पार्लियामेंट का मेंबर बनाने का तो कम से कम नहीं सोचेगा जहां पर ऐसे लोग देखने वाले हालात नहीं है। इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने सख्ती से मना कर दिया है सबको, बच्चों को खास तौर पे, बल्कि मैं गुजारिश करूंगा नेशनल टीवी पे ही लगा दिया करें आगे कि बच्चे जो है वो उसको हरगिज ना देखें। ये आप लगा दें प्रोसीडिंग्स के वक्त, खास तौर पर जब इनके नुमाइंदे जब तकरीर कर रहे हो, आप देखें जैसे 18+ लगा दें कि ये जो है ना सिर्फ बालगान देख सकते हैं, ये जो कार्रवाई उनकी भी देखने की नहीं है। अब आप ये देखें कि ये सियासी तरबियत कर दी गई है ना, मस्जिद खुदा के घर में हो, खाने काबा में हो, मस्जिद नबवी में हो, वो जनाब एक है कि हमारा लीडर उसके साथ जुल्म हो गया, वो वहाँ पे भी नारेबाजी, हर किसी का तकद्दुस उन्होंने जिस तरह मुर्शिद का वो एक दर्जा दे दिया गया इन्होंने, ये मुझे हैरत होती है कि ये और बड़े मजे से बोल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अस्तगफुरुल्लाह किस तरह से मुर्शिद बन गया। ये आपका पॉलिटिकल लीडर है, उसको पॉलिटिकल लीडर बनने दो, उसको मुर्शिद चीज को देख रहा है। और कमाल की ये सियासी तब्दीली आई है, अल्लाह इस तब्दीली से हमें महफूज रखे। बड़ी भारी कीमत चुकाई है हमने, अपने नस्लों को बर्बाद कर दिया। आज भी इनको अगर एजुकेट करना शुरू करें, खुदारा ये बच्चों को दिखाइएगा। मैं लिंक के बारे में बार बार यूट्यूब के ऊपर ये प्रोग्राम है, देखें, अपनी भी आंखें खोलें। खुदारा अंधे हो गए हम लोग इस चक्कर में, खुदा के घर में खड़े नारेबाजी कर रहे हैं और गालियाँ वहाँ पर निकाल रहे हैं। पकड़े गए ये वहाँ से बेदखल हुए हैं, सजाएं हुई हैं, पूरी साजिश। और याद है वो आजकल एक वजीर हैं, वो ईद वाले दिन बैठ के रोना गाना कर रहे थे, मैंने चिल्ला काटा। वो पहले से बता रहे थे कि हम लोगों ने प्लान बना के रखा है कि हुकूमती नुमाइंदे जाएगी या टीम, तो हम वहाँ पे नारेबाजी करवाएंगे और ये करवाएंगे। और वहाँ पे ये तरबियत आपने कर दी है, ये आपने इस मुल्क की सियासत का ये हाल किया है, आपने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। बच्चे आप देखें वो खड़े में, मैं फिर बताता हूँ, मैं सियासी वाबस्तगी तो नहीं है मेरी किसी के साथ भी, ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून लीग के साथ, ना MKM के साथ। वो एहसान इकबाल साहब एक शरीफ आदमी है, उनके ऊपर पहले तो केस बनाए और वो बच्चों ने जो बदतमीज़ी की, वो मैं आज तक नहीं भूलता। कि वो आप देखें कि आप कहीं पे भी खड़े हो, कोई आपसे बड़ा खड़ा, आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, कभी जूता मार रहे हैं, कभी ईंट मार रहे हैं, कभी आप उसके कुछ हरकतें कर रहे हैं, गालियां गलौज निकाल रहे हैं और नारे मार रहे हैं उल्टे सीधे। और फिर ये आप कहीं इनको समझाने की कोशिश करें तो ये आपसे बहस मुबाहिसे करते हैं, ये आपसे बदतमीजी करते हैं, ज़बान दराजी। अच्छा, एक से बंदा बात करे ना, अचानक 2-4 और आ जाते हैं, 5-6 और आ जाते हैं और वो उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। वो हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो गांव देहातों में होता है ना कि वो एक औरत की लड़ाई अचानक साथ वाली भी पड़ोसन बोले और फिर पुरानी 25-30 साल की पुरानी तेरे दादे ने किया था, बाप ने, वो इस टाइप के ये लोग हैं। ये इस टाइप की बातें शुरू कर देते हैं। अरे टू द पॉइंट बात करो, ये गलत की है एक्सेप्ट करो, ये गलत हुआ एक्सेप्ट करो, लॉजिकल बात करो ना। कि खुद को पढ़ा लिखा भी कह रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि पढ़े लिखे होने के दावेदार भी हैं सर। और साथ मैंने अर्ज किया ना, जो काली माता को पूछता है भारत में, वो पढ़ा लिखा इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वो सारे वो शख्सियत मुर्शिद बना रहे हैं ना। मैंने आपको क्या बोला जी, शहर में जकड़े में अंधी तकलीद हो रही है, उसमें पढ़ाई लिखाई सब वो एक अलग टॉपिक है। इंसानियत तारीख उठा के देख लें, सियासी तारीख उठा के पढ़ लें, अगर आपको टाइम मिल जाए तो आपको पता चलेगा जो कौमें तबाह हुई, इसी तरह जो ब्लाइंड फॉलोइंग जब उन्होंने की, नताइज फिर ऐसे ही निकले। कौमों की कौमें तबाह हो गई कि वो इसी तरह अपने लीडर के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता था, वो कहते थे यही सब कुछ है, और नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। आज तक भी किसी ने सवाल नहीं किया कि ये जो सारे तुम पे केसेस बने हैं,
जाली केसेस हैं, मुझे उनमें से सही केसेस हैं उसके बारे में ज़रा बताइए, आप क्या कहेंगे जिसमें सजाएं हो रही हैं। हाँ। और मामलात हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होना बाकी हैं, अभी तो केस कहाँ से बने ही जवाब नहीं लेकर है, आएंगे। अभी तो केस बने ही नहीं है। लाइव वीडियोस ऑडियोज हैं, पीटीवी है, पार्लियामेंट हाउस के बहुत जो सारी उन्होंने चीज़ें 2014 में जो रिकॉर्ड रेड के लाइन ऊपर क्रॉस की थी मौजूद है। वो मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो तो अभी खुली नहीं है कहानी। उसके अलावा फिर 9 मई की तो बात की बात है, बहुत चीज़ें हैं जो अभी दबा के बैठे हैं। ये लोग ये समझ रहे हैं शायद ये तलाक वलाक के केस में बच जाएंगे, ऐसा नहीं है कोई। ऐसा नहीं है जी। खालिद भाई अब ये बताइए कि अब जैसे यहाँ की बात हो रही है, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि अगर यहाँ अब लफ्ज़ खुदा न खास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है कि अगर बारिश हो गई तो क्या हाल होगा। अभी जो कुछ हुआ पंजाब में हमने देखा, क्या शानदार कारकर्दगी रही, नज़र आई, एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आई, मैनेजमेंट नज़र आई, सफाइयाँ हुई, सब कुछ हुई। यहाँ पर क्या सूरत हाल थी वो तो आप बताएंगे। आपके गुंजानाबाद इलाके में आपकी रिहाइश है, आपने सब कुछ देखा क्या होता रहा। अभी तक तो खैर कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई है, ना कुछ और होता हुआ नज़र आया है। यासिर भाई, पहले तो इख्तियारात का चक्कर था, अब तो हुकूमत भी अपनी है। यासिर भाई, असल में सिंध गवर्नमेंट हो या केएमसी हो, मुर्तज़ा वहाब साहब हो या टाउन चेयरमैन हो, अभी ईद उल अज़हा भी गुज़श्ता जी जी 10 रोज़ पहले ही गुजरी है। इस साल मुताद अंदाज़ की मतलब कुर्बानियाँ 50% कम हुई हैं पूरे पाकिस्तान में और कराची में। तो यकीन माने, हालांकि कमी के बाद भी जिस तरह आलाइशें रोडों पे पड़ी हुई थी, ये शर्मनाक बात है। अगर 100% होती, महंगाई की वजह से जानना इतना महंगा था, बहुत महंगा था, बहुत महंगा था, तो कुर्बानी नहीं हुई। तो केएमसी और टाउन मुकम्मल नाकाम हुए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर पंजाब में तो बेहतरीन उन्होंने काम किया, लेकिन हमारे सिंध वालों ने और कराची वालों ने सिंध सॉलिड वेस्ट बिल्कुल नुमाइशी काम किया। और अब जुलाई में महकमा मौसमियात कह रहे हैं कि 35% 40% बारिश ज़्यादा होगी, तो मुख्तलिफ जगहों में खड्डे हैं तो डूब के मरेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और बारिश तो होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होती है, बाराने रहमत होती है, बिल्कुल ऐसा ही। ये हमारे लिए बाराने रहमत हो जाती है। तो अभी से, अभी भी 5-7-8 दिन है, मुर्तज़ा वहाब साहब को गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी सपोर्ट है, केएमसी के मेयर भी हैं वो, और टाउन्स को भी पाबंद करें कि अब भी खुदारा होश के नाखुन लें और नाले साफ करें, जहाँ खड्डे वगैरह हैं उनको बंद करें। और इसी तरह के इलेक्ट्रिक को भी पेशगी तौर पे, ऐसा नहीं कि बारिश हो 24-24 घंटे लाइट ही बने जी। और आपके तवज्जो से एक अवामी मुतालबा है कि 200 यूनिट्स से कम जो इस्तेमाल करते हैं, अगर गर्मियों में 1-8 महीने 201-2 हो जाते हैं, तो 6 महीने के लिए प्रोटेक्टेड सारिम से वो निकल जाते हैं। तो ये भी ज्यादती है। अगर ये तो कमाल है, ये तो वाकई कमाल है। सुबह के वक्त बिजली की कीमत और है, दिन के वक्त और है, रात के वक्त और है, मतलब ये कमाल है कि ये अंधा कानून हो गया है क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। और कोई इसको पूछ ले, अच्छा आज से कोई, मैं समझता हूँ 30-40 साल बाद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो हंसेगी कि ये कैसे बेवकूफ़ लोग थे। या आज भी आप अगर किसी सिविलाइज्ड कंट्री के सामने, मैं अपने कंट्री को तो सिविलाइज कहता ही नहीं हूँ, सिविलाइज्ड कंट्री के सामने यूके या और भी ये रखें कि ये टैरिफ है हम लोगों का, तो वो हंसेंगे कि आर यू फूल। सुबह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सुबह मैं दूध लेने जाऊँ तो उसकी कीमत और है, दिन के वक्त जाऊँ तो और है, रात को लेने के लिए जाऊँ तो अच्छा, और जस्टिफाई कैसे करते हैं मुझे। अच्छा, और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लोग मतलब जो आपके हुक्मरान बैठे हैं दो पावर में, अब मैं इस गवर्नमेंट को भी वो रिकॉल करें, प्राइम मिनिस्टर को इंटरफेयर करना चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये कैसे हो सकता है, बजाय इसके प्राइम मिनिस्टर इधर उधर बातें करें। किसी फोरम पे चैलेंज अगर इसको करेंगे 2 मिनट में आपकी फेवर में वो आ जाएगा। लेकिन कमाल है कि ना अदालत इसके खिलाफ कुछ कर रही है, बैठ के वैसे बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दे रहे हैं, जब इनके खिलाफ कोई अपील जाएगी सेटिसाइड कर देंगे, जब कोई इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको कहेंगे भाई आप खामोश हो जाओ। पता नहीं, अजीब चक्कर, समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इनके ऊपर ना कोई अथॉरिटी काम कर रही है, इलेक्ट्रिक, ये क्या किस लेवल के लोग हैं। उसकी मैं देख रहा था, इनको जो लगाया था, इनका जो दोस्त था वो दुनिया के बदतरीन करप्शन के स्कैंडल्स के अंदर मुलविस है, उसको वो अरेस्ट किया हुआ है। आप देखें कि इस किस्म के लोगों को आपने वो रखा है कि जिनका इतना ख़राब रिकॉर्ड, और इससे पहले भी वो थे जो एक साहब थे जिनको वफाकी वजीर भी बना दिया था। बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन, बदतरीन परफॉर्मेंस, लेकिन आपने वफाकी वजीर लगा दिया एनर्जी का। कमाल है, कैसे कैसे हमारे यहाँ तजर्बे होते हैं। वो यही इसी से बिजली की कंपनी से कराची वाली जो उनका ताल्लुक था वो लगा दिया। बदतरीन परफॉर्मेंस, बदतरीन उसके ट्रैक रिकॉर्ड करियर का, लेकिन आपने वो लगा दिया वजीर। अच्छा, फिर अभी जो अभी रिसेंट बिल आए आप देखें, उसमें अक्टूबर 2023
जून 2023, यानी कि वो भी कोई एडजस्टमेंट उस 2 साल पहले की जो एडजस्टमेंट इसमें डाल दी है, 4 महीने पहले की, ये इस तरह से ये जो देखें नाइंसाफ़ी पे कोई माशरा नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसा ही। मैं आपको आप इंसाफ पे चल सकते हैं। एक बहुत अच्छा कोट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब लंदन को लेवल कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि वो चर्चिल था मेरे ख्याल है, चर्चिल था, तो उसने कहा भाई ये मामला, हाँ क्या ये तो हमारा सब कोलैप्स कर गया सिस्टम। तो उसने कहा हमारी अदालतें और इंसाफ सही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ वो सही काम है। उसने कहा हाँ बेफिक्र हो, हमारे यहाँ ये इसका फुकदान हो गया है। अदालतों का सिस्टम और जो इंसाफ का सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है हमारा। ये आधे घंटे की हेयरिंग है, कोई भी जज पढ़ा लिखा सामने बैठे इसको उड़ा के रख दे कि यार ये वाबड़ा को ये हरकत क्या कर रहे हैं लोग ये सारे। लेकिन चूंकि वो इंसाफ का सिस्टम ही नहीं है, वो लेवल ही खत्म हो चुका है, या वो सोच खत्म हो गई, या वो कौन सा प्रेशर है जिसकी वजह से कोई नहीं, अगर आपका इंसाफ प्रेशराइज है तो फिर बात खत्म हो चुकी है, कंप्रोमाइज हो गई, इसमें ये काम नहीं चल सकता। तबके के इलाके में तो लोग मालूमात मिल रही है कि अपने सामान बेच के बिल की जमा करा रहे हैं, सफेद पोश लोग हैं। अब इन्होंने तो यकीन 20,000 तनख्वाहदार आदमी जो एक एवरेज है, ये तो सब ड्रामेबाजी है ना। 35,000 मिनिमम कुछ नहीं है। मिनिमम बहुत अच्छी भी अगर मिनिमम पे हुआ ना 20,000 रुपए सबसे कम। अब वो 20,000 रुपए में से अगर 15,000 रुपए बिजली का बिल दे देगा तो बाकी क्या बताएं, वो घर क्या जिंदा रह सकेगा? नहीं चल सकता। अच्छा, उसके बाद फिर आप बिजली की अभी दूसरी जो बात कर रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इस कदर ख़राब हो चुका है स्पेशली कराची में। मैं अभी ये जिस तरह रोडें उधेड़ी हैं और जो आपका खंडर बनाया है शहर को, अच्छा इस दौरान मैंने रिसर्च किया कि मेरी ट्रैवलिंग भी हुई, वहाँ पे मैंने देखा नई बिल्डिंगें बन रही हैं, नए पुलें बन रही हैं, सारा नई चीज़ें बनती चली गई। मैं आता गया जाता देखता, अच्छा जो मुख्तलिफ इलाकों में जो खड्डे जैसे हैं वो एज इट इज़ मौजूद है। अब उन पर कोई आवाज़ उठाएं तो जो साहबे इक़्तिदार लोग हैं वो उनसे बात तो वो ऐसी करते हैं कि हम हैं तभी कराची चल रहा है, हम नहीं होते तो कराची नहीं चलता। ये तो खंडर आपने मतलब समझते क्या है, चराग लेके ढूंढेंगे ना या आप फ्लैश लाइट लेके, तो इससे ज़्यादा काबिल बंदे आपको जो कराची चला रहे हैं आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। सॉरी मैं काबिल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। काबिल कहना पड़ता है ना। चले नासिर भाई, अल्लाह हम इनसे महफूज रहे, ऐसे काबिल लोगों से। आपका बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। ये वो बात है जो लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें भेज रहे हैं कि आप बात करें, क्या कहने के लिए यही हमारे भी मसाइल यही हैं जिसके ऊपर सुबह से लेकर शाम तक गुफ्तगू हो रही है। बहरहाल मौजूद पर गुफ्तगू होती रहेगी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखिए हमारा प्रोग्राम।